चलिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्लास 9th का आज हम जानने की कोशिश करते हैं बेटा। 9th क्लास की प्रोबेबिलिटी देखेंगे, आप लोग भी इसको देखिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए साथ में। तो आपको कॉपी पेन लेना है, साथ में नोट करना है बस। तो अभी 9th की स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद 10th की चालू करेंगे। इसको लिख लीजिए बेटा। ये एस पर आर डी शर्मा से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आर डी शर्मा बुक है हमारे पास। तो आर डी शर्मा के हिसाब से आपका डिस्कशन हो रहा है। थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मिल नहीं रहा है ये। प्रोबेबिलिटी कहाँ है भाई? (25.1) प्रोबेबिलिटी मीन्स मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी चीज़ के होने या न होने के चांस को मेज़र करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। किसी भी चीज़ के होने या न होने के चांस को मेज़र कर लेना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, होना है किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का ना होना, इसके मेज़रमेंट को कर लीजिए आप, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, इसके चांस को मेज़र कर लीजिए। जैसे हमने कहा इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो कितने परसेंट चांस है कि आज वर्षा होगी और कितने परसेंट चांस है कि वर्षा नहीं होगी। ये चांस को मेज़र कर लीजिए, ये कितने परसेंट है, इसको मेज़र करना ही प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमने कहा ही इज़ प्रोबेबली राइट, वह सही है। तब क्या चांसेस है कि वो सही है या क्या चांसेस है वो गलत है, इसको आप मेज़र कर लीजिए, इसको प्रोबेबिलिटी कहेंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ गुड चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप, इंडिया क्रिकेट टीम के पास एक अच्छा चांस है, तो इस चांस को आप मेज़र कर लीजिए, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। उसके जीतने के कितने परसेंट चांस है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी इसके कितने परसेंट चांस है, इसको मेज़र कर लीजिए, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मोस्टली प्रोबेबली सेंसेक्स विल क्रॉस। अच्छा, तो ऐसे ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा उसमें क्या था, प्रोबेबली, चांस, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये जो स्टेटमेंट है उसमें हमने पढ़ा प्रोबेबली है, चांस है, इन सब को मेज़र करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो किसी भी चीज़ के होने में अनसर्टेनिटी रहती है,
किसी भी चीज़ के होने में जो अनसर्टेनिटी रहती है उस अनसर्टेनिटी को मेज़र करना प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अनसर्टेनिटी इन द इवेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे प्रोबेबली रेन, आज वर्षा हो सकती है। तो जो अनसर्टेनिटी है वर्षा होने में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी को मेज़र करेंगे। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को मेज़र करेंगे। गैलीलियो 1564 से 1642 इटालियन मैथमेटिशियन था। वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रोबेबिलिटी की क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट किया था। गैलीलियो इटली का मैथमेटिशियन था। उसने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी का क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट किया था। While dealing with some problem related to the theory of dice in gambling, but the first foundation of mathematical theory was laid down in the mid-7th century in a very strange manner. A French gambler and nobleman, Chevalier de Marais, approached the well-known 17th century French philosopher and mathematician Blaise Pascal dice problem. The famous problem of point. Two person play a game of chance. The person who first gains the certain number of point आगे देखिए, वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 3 अप्रोच होती हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे अप्रोच, कौन कौन से अप्रोच होते हैं इसको देखिए। वेरियस अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, इसको देखिए। पहला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, या इसी को बोलते हैं एम्पिरिकल अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच या और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच। नेक्स्ट है क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है क्लासिकल अप्रोच और तीसरा है एक्सियोमेटिक अप्रोच। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे अप्रोच हैं। एक को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, जिसको एम्पिरिकल अप्रोच भी कहते हैं, फिर क्लासिकल अप्रोच और तीसरा है एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो ये प्रोबेबिलिटी के अलग अलग अप्रोच है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, यानी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉइन को उछालेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे और हम आउटकम देखेंगे। बाकी ये क्लासिकल अप्रोच और एक्सियोमेट्रिक अप्रोच कहाँ पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस यानी 10th 11th में।
10th एंड 11th। तो क्लासिकल और एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हम 10th और 11th में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या पढ़ना है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, या इसी को एम्पिरिकल अप्रोच कहते हैं। यानी हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे, कॉइन को टॉस करेंगे और फिर देखेंगे क्या आउटकम आ रहा है। हम कॉइन को टॉस करें, डाइस को टॉस की थ्रो किए और फिर देखिए हम आउटकम क्या आ रहा है। कॉइन को टॉस किए तो हेड आया कि टेल आया, डाइस को थ्रो किए तो 2 4 6 आया या 1 2 3 आया। तो एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। द वर्ड एक्सपेरिमेंटल यानी हम खुद जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे क्या आउटकम आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल लीजिए। एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है, या इसी को एम्पेरिकल अप्रोच भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑपरेशन। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसका एक फिक्स आउटकम हो। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑपरेशन विच हैज़ वेल डिफाइंड आउटकम। जब से हमने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। तो लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच हैज़ वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है या एक ऐसा एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो वेल डिफाइंड है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। जब मैंने कॉइन को टॉस किया तो या तो बेटा हेड आएगा या तो टेल आएगा, नहीं समझे? तो हाँ, ये एक ऐसा एक्शन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है, या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या टेल। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। जैसे हमने एक ऑपरेशन किया, डाइस को थ्रो किया, तो वेल डिफाइंड आउटकम क्या है? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा तो 6 आएगा। तो ये क्या है? ये एक ऐसा ऑपरेशन है या ऐसा एक्शन है जिसका ये वेल डिफाइंड आउटकम है, निश्चित आउटकम है ना। तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन विच हैज़, ऑपरेशन का मतलब एक्शन, हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक वेल डिफाइंड आउटकम मिल रहा है। दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब लिखिए, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। लिखिए, एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लीजिए, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दूसरा लिख लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट।
तो एक्सपेरिमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, जिसका आउटकम पहले से ही पता हो, और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम पहले से पता ना हो। तो हम लोग यही सब पढ़ रहे थे, बस 2 मिनट रुकिएगा। तो दो प्रकार के अप्रोच होते हैं प्रोबेबिलिटी के, एक को बोलते हैं दो प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक को बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब जो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पहले से पता है। जैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट हम बोले जिसका आउटकम आपको पहले से ही पता है। जैसे आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करने जाते हो लैब में, तो आपको पहले से पता है कि ओम्स लॉ ना बोलिए, आपको ये पता है कि हम शरबत में शक्कर में पानी मिलाएंगे तो मीठा ही आएगा, या मिर्ची खाएंगे तो तीखा ही आएगा। तो जो आउटकम आपको पहले से पता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं, जिसका आउटकम आपको पहले से पता होता है उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। यहाँ पे लिख लीजिए, whose outcomes is predetermined। जिसका आउटकम पहले से ही डिटरमाइंड हो उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और जिसका आउटकम आपको पहले से ना पता हो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, या इसी को प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जिसका आउटकम आपको पहले से ना पता हो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा, श्योर नहीं हो ना। आप ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, या आप ये नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा, तो आप श्योर नहीं हो। तो जब आपको श्योरिटी न रहे क्या आएगा क्या नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो जिसका आउटकम आपको पहले से न क्लियर हो कि यही आना है, आप डाउट में हो कि ये आएगा या तो ये आएगा तो जब श्योर नहीं हो तो उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो लिख लीजिए, whose outcomes is not predetermined। जिसका आउटकम आप पहले से डिटरमाइन ना कर पाओ, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर में हम सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। रैंडम यानी जिसका आउटकम हमें पहले से नहीं पता होगा। हम यहाँ शक्कर में पानी घोलने न जाएंगे कि शक्कर में पानी घोल दें, शक्कर में पानी डाल दें और बोलें कि मीठा आ रहा है। ये तो हमें पहले से ही पता है कि मीठा आएगा। तो जिसका आउटकम आपको पहले से जिसका आउटकम पता है उसको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका आउटकम आपको पहले से नहीं पता है उसी का एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जिसका आउटकम आपको पहले से नहीं पता है उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज नॉट प्रीडिटरमाइंड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिख लीजिए, द एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम is not predetermined is called random experiment। जिसका आउटकम आपको पहले से न पता हो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इस चैप्टर में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ेंगे। ठीक है। अगर कहीं एक्सपेरिमेंट लिखा है तो इसका मतलब उसको
रैंडम एक्सपेरिमेंट ही समझना है। चलिए वेरियस टर्म देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित। पहला समझते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म देखिए। पहला टर्म समझते हैं ट्रायल। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रायल। जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, ये कॉइन टॉसिंग एक ट्रायल है, ठीक है। तो व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रायल। जैसे हमने कॉइन को 10 बार टॉस किया तो कॉइन टॉसिंग हो गया एक ट्रायल। तो ट्रायल क्या होता है लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए कॉपी में, बहुत ज़रूरी है, इसको नोट करते जाइए। ट्रायल, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इट इज़ कॉल्ड ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लिखिए, व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट it is called ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया 10 बार तो हर एक टॉस क्या कहलाएगा? ट्रायल। अगर हमने कॉइन को 10 बार टॉस किया तो हर टॉस क्या कहलाएगा? If a coin is tossed 10 times, then each toss is called trial. Example लिख लीजिए। Example, if a coin is tossed 10 times, then each throw is called, then each toss, then each toss is called ट्रायल। अगर हमें कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हर एक टॉस ट्रायल कहलाएगा, ठीक है। इफ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स देन ईच थ्रो इज कॉल्ड ट्रायल। आगे लिखे, इफ अ डाई is thrown 5 times, then each throw is called trial। अगर एक डाई को आप थ्रो कर रहे हैं 5 बार तो हर थ्रो ट्रायल कहलाएगा, ठीक है। If the experiment tossing 2 coins simultaneously repeated 25 times, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 2 सिक्के को एक साथ करना तो हर then each simultaneous toss of 2 coin is called trial, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कॉइन को टॉस करने का। आप कॉइन लिए हैं, दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो हर इफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली इज रिपीटेड, 2 कॉइन लिए, 2 सिक्के लिए और दोनों को टॉस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो हर साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन को, हर साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन को ट्रायल कहेंगे, ठीक है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें 2 सिक्के लेके, क्या करें? 2 सिक्के ले लें, ठीक है, और दोनों सिक्के को लेके ऐसे थ्रो करें, तो ये जो साइमल्टेनियस टॉस है ना, ये दोनों जो टॉस कर रहे हैं एक साथ, इसको बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट रिपीटेड n टाइम्स, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम n बार रिपीट करें, n बार मतलब 10 बार, 20 बार, 30 बार,
तो हम बोलेंगे n ट्रायल हो चुके हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को हम n बार रिपीट करें तो उसको बोलेंगे n ट्रायल हुए। तो लिख लीजिए क्लियरली, क्लियरली if an experiment is repeated n times, then we say that n trials of experiment have taken place। अगर हम क्या करें, एक एक्सपेरिमेंट को n बार हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम बोलेंगे n ट्रायल हुए। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर n बार का रिपीट होता है तो हम बोलते हैं वो n ट्रायल हुए। आगे चलिए समझते हैं एलिमेंट्री इवेंट। हेडिंग डालिए एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? ट्रायल का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया तो इसका जो आउटकम आएगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ लिख लें आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड, आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। किसी ट्रायल का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे हेड आना एक इवेंट है, गेटिंग हेड, और टेल आना एक इवेंट है, गेटिंग टेल। तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। मतलब तो जो आपने ट्रायल किया है उसका जो आउटकम आएगा उसको बोल रहे हैं इवेंट। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं इवेंट। तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना भी एक इवेंट है। तो जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम क्या हुआ, हेड या टेल, हेड या टेल। तो हेड आना एक इवेंट है। हम मान लीजिए इवेंट को मैं E1 से दिखा रहा हूँ। E1 क्या है, गेटिंग हेड ऑन अपर फेस ऑफ कॉइन, कॉइन के ऊपर वाले फेस में हेड आना। E2 क्या है, गेटिंग हेड ऑन लोअर फेस ऑफ कॉइन, सिक्के के अपर फेस में हेड आना। तो ये जो आउटकम है ना, ये इवेंट के जो आउटकम है हेड या टेल, इसको बोलते हैं इवेंट। ट्रायल के जो आउटकम है, जो आप ट्रायल कर रहे हो ना, इसका जो आउटकम है इसको बोलते हैं इवेंट। आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड इवेंट। लिख लीजिए किसी भी ट्रायल का जो आउटकम होता है उसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है, तो मान लीजिए हेड आना एक इवेंट हो गया और टेल आना एक इवेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए एक डाइस को थ्रो किए। चलिए डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, तो इवेंट 1 आना भी एक इवेंट है। गेटिंग फेस
मार्क्ड विथ नंबर 1, 1 आना एक इवेंट है। ये जो आउटकम है ना, इनका आना ही एक इवेंट है। गेटिंग फेस मार्क्ड विथ नंबर 2, 2 आना एक इवेंट है। E3 इवेंट मान लेते हैं। गेटिंग फेस मार्क्ड विथ नंबर 3, 3 आना एक इवेंट है। 4 आना, नंबर में 4 का आना एक इवेंट है, 4 आना एक इवेंट है। 5, गेटिंग 5 मार्क विथ नंबर 5, ये भी एक इवेंट है। गेटिंग फेस मार्क्ड विथ नंबर 6, 6 का आना भी एक इवेंट है। ये क्या है? 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सब क्या है? इवेंट हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? इवेंट कहलाते हैं। तो ये सिंपल इवेंट कहलाते हैं। ये 1 का आना, 2 का आना, इनको बोलते हैं सिंपल इवेंट। आगे समझते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री इवेंट। तो सिंपल इवेंट या इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। लिख लीजिए बेटा। चलिए, तो ये 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? इवेंट। ठीक है, तो किसी में 1 मार्क्ड है, 2 मार्क्ड है, 3 मार्क है, 4 मार्क है ना फेस में, उनको क्या बोलेंगे? डाइस को आपने थ्रो किया, तो डाइस में अगर 1 मार्क है ऊपर, तो 1 आना एक इवेंट हो गया। ठीक है, गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 1। E2 क्या है? गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 2। E3 क्या है? गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 3। E4 क्या है? गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 4। E5 क्या है? गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 5। E6 क्या है? गेटिंग फेस मार्क विथ नंबर 6। ठीक है, ये सभी क्या है? इवेंट है। तो 6 इवेंट हो सकते हैं। E1, E2, E3, E4, E5, E6 क्या है? ये क्या है बेटा? ये क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट या इसी को बोलते हैं सिंपल इवेंट। अब हम समझने वाले हैं कंपाउंड इवेंट। अभी देखिए, एक एक आउटकम की जब बात कर रहे थे, 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। आगे समझिए बेटा। आगे हम समझते हैं कंपाउंड इवेंट। अब हम सिंपल इवेंट नहीं पढ़ रहे हैं। कौन सा इवेंट पढ़ रहे हैं? कंपाउंड इवेंट। जब 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम की जब बात होती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। ठीक है बेटा। कलेक्शन ऑफ 2 or more elementary event is called compound event। जैसे इन थ्रो अ डाई, क्यूबिकल डाई, गेटिंग एन इवन नंबर इज ए कंपाउंड इवेंट। जैसे हमने एक डाई थ्रो किया, तो हमने कहा एक इवेंट डिफाइन किया, इवन गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो सकते हैं बेटा? 2, 4, 6। तो अगर इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम है, ये देखिए ये इवेंट है, इसमें 1, 2, 3 आउटकम है, इसलिए क्या कहलाएगा?
कंपाउंड इवेंट, ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड इवेंट। हमने बोला गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो क्या आएगा E2 इवेंट के अंदर? 1 3 5। तो ये कैसा इवेंट है? ये भी कंपाउंड इवेंट है। तो अगर ऑड नंबर एक से ज़्यादा नंबर है तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाते हैं। एक नंबर है तो उसको सिंपल इवेंट, एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड इवेंट कहेंगे। इस चैप्टर में जो वर्ड इवेंट है वो एलिमेंट्री इवेंट होगा एंड कंपाउंड इवेंट, एंड कंटेक्स्ट विल ऑलवेज मेक इट क्लियर। यहाँ पे जो इवेंट होगा एलिमेंट्री इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट एंड कंटेक्स्ट विल, यहाँ पे हम एलिमेंट्री इवेंट भी देखेंगे और कंपाउंड इवेंट भी देखेंगे, और यहाँ पे लिखा होगा कि हम एलिमेंट्री इवेंट की बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इवेंट की। अब हम देखते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। हेडिंग डाल लीजिए, occurrence of an event, occurrence of an event। कोई भी इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता चलता है? An event associated to random experiment is said to occur if in a trial if any one of the event satisfying the condition। कोई भी इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता चलेगा? चलिए तो समझते हैं बेटा, क्या समझेंगे? कंपाउंड इवेंट समझ लिया हमने। जब एक से ज़्यादा आउटकम हो, जैसे इवन नंबर का आना तो उसमें 3 आउटकम है, 2 4 6, तो कंपाउंड इवेंट है। सिंपल इवेंट क्या है? जिसमें एक आउटकम आए, जैसे हेड का आना या टेल का आना, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? सिंपल इवेंट। क्या कहलाते हैं? सिंपल इवेंट। या तो हेड का आना या तो टेल का आना, ये सब सिंपल इवेंट कहलाते हैं। लिख लीजिए इसको आप। अगर एक आउटकम आ रहा है तो उसको सिंपल इवेंट, एक से ज़्यादा आउटकम आ रहे हैं तो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। Consider the random experiment of tossing 2 coins simultaneously if we define। एक हेड का आना, मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक साथ, 2 कॉइन लिए एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा पहले में, दूसरे में टेल आएगा। तो मैं एक साथ टॉस कर रहा हूँ। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये क्या है? ये कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2 आउटकम की बात हुई है, टेल और हेड दोनों की, हेड और टेल दोनों की बात हुई है। तो ये क्या है? ये कौन सा इवेंट है बेटा? कंपाउंड इवेंट है। तो जब एक से ज़्यादा आउटकम की बात होगी तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। एक आउटकम की बात होगी तो सिंपल इवेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इन दिस चैप्टर यहाँ पे हम सिंपल इवेंट भी देखेंगे, कंपाउंड इवेंट। तो हेड आना बस भी या टेल आना है, ये सिंपल इवेंट है, और दोनों मिला के आ रहा है, टेल हेड, हेड टेल, तो ये कैसे इवेंट है बेटा? कंपाउंड इवेंट है। अच्छा, आगे चलिए समझते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट कब अकर होता है? हेडिंग डाल लीजिए, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट अकर कब होता है? कोई भी इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि कोई इवेंट हुआ है या कोई इवेंट नहीं हुआ है? बताइए। कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग द डाइस, लेट ए डिनोट द इवन नंबर। तो
लेट ए डिनोट द गेटिंग एन इवन नंबर, इसके अंदर 2 4 6 आ सकता है। ठीक है, ठीक है, 2 4 6 आ सकता है। आगे चलिए, फिर बताते हैं हम आपको। चलिए समझते हैं बेटा। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट अकर हुआ है, कब बोलेंगे कोई इवेंट अकर हुआ है, और कब बोलेंगे कोई इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, लेट ए डिनोट द इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। मान लीजिए हमने लिखा एक इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर। क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर। गेटिंग एन इवन नंबर एक इवेंट है। क्या है बेटा? गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या आएगा? 2 4 6। इवन नंबर का आना एक इवेंट है। ठीक है, तो इवन नंबर का आना एक इवेंट है। ठीक है, तो अगर हमने डाइस को थ्रो किया और ये नंबर आते हैं 2 या तो 4 या तो 6, तो फिर क्या होगा? तो हम बोलेंगे हाँ वो इवेंट अकर हुआ है। और अगर नहीं आते हैं, या अगर मान लीजिए 3 आया, तो हम बोलेंगे हमारा इवेंट अकर नहीं हुआ है। नहीं समझे आप? अगर आपने डाइस को थ्रो किया, हमने बोला गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर का आना हमारा एक इवेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमने बोला इवन नंबर का आना हमारा इवेंट है। और अगर इवन नंबर आ जाता है 2 या तो 4 या तो 6, तो हम बोल देंगे कि वो इवेंट अकर हुआ है। और अगर मान लीजिए 3 आ गया या 5 आ गया या 1 आ गया, तो 1 आ जाए, 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो हम बोलेंगे वो हमारा इवेंट अकर नहीं हुआ है। क्लियर है? तो जो चाहते हैं अगर वो आ जाए, हम क्या चाहते हैं? इवन नंबर आए, यानी 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए। तो अगर हम जो चाहते हैं वही आ जाए तो वो इवेंट अकर हुआ है। और अगर वो नहीं आ रहा है तो इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, जो हम चाहते हैं अगर वही नंबर आ जाए तो इवेंट अकर हुआ है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। लेट अ डाई बी रोल्ड एंड आउटकम ऑफ द ट्रायल बी 4। मान लीजिए एक डाई को रोल करते हैं और आउटकम 4 आता है। देन वी से दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज़ हैपेंड। अगर एक डाई को हम रोल करें, रोल का मतलब समझते हैं? तो रोल का मतलब डाई को ऐसे थ्रो कर दे, ऐसे घुमा दे, तो आउटकम क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। देन वी से दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज़ हैपेंड। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, getting an even number. On the basis of same outcome, we can also say that following event have not happened. Getting an odd number, getting a multiple of 3. इसको एस पर आर डी शर्मा की हम पढ़ रहे हैं। इसको आर डी शर्मा के हिसाब से आप भी ले लीजिए, इसको पढ़िए, है ना? एक एक लाइन को समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं डिस्कस करता हूँ फिर। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कंसिडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं,
और मान लेते हैं इवन नंबर आना हमारा एक इवेंट है, इवन नंबर का आना एक इवेंट है। तो इवन नंबर अगर 2 आता है तो भी इवेंट हम कहेंगे अकर हुआ है, अगर 3 आता है डाइस, अरे 4 आता है तो भी हम बोलेंगे हमारा इवेंट अकर हो गया, और अगर 6 आता है तो भी हम बोलेंगे हमारा इवेंट अकर हो गया। लेकिन अगर 1 आता है, अगर 3 आता है या 5 आता है तो हम बोलेंगे हमारा इवेंट अकर नहीं हुआ। तो अगर हम जो चाहते हैं वो चीज़ आ रही है, जैसे हम इवन नंबर चाहते हैं तो इवन नंबर आ रहा है तो हमारा इवेंट अकर हुआ है, और अगर नहीं आ रहा है तो इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। जो चीज़ अगर हम चाहते हैं अगर वो चीज़ आ रही है तो वो इवेंट अकर हुआ है, और वो चीज़ नहीं आ रही है तो इवेंट अकर नहीं हुआ है। ठीक है, let a die be rolled and outcome be 4, then we say that the following event has happened। मान लीजिए एक डाई को रोल किया गया, डाई यानी वो जिससे हम खेलते हैं लूडो, उसको रोल करें ऐसे घुमाएं और आउटकम आ गया 4। लूडो की जो गोटी होती है जिसको हम डाई कहते हैं, इसको हम घुमाएं और मान लीजिए 4 आ गया, तो हम बोलेंगे ये जो नंबर आया है वो 2 से बड़ा है, ये भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर आया है 5 से छोटा है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर इवन नंबर है, तो जो 2 है वो किससे बड़ा है, जो 4 है वो 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है और इवन नंबर है। ऑन द बेसिस ऑफ सेम आउटकम वी कैन ऑल्सो से दैट फॉलोइंग इवेंट हैव नॉट हैपेंड। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑड नंबर नहीं आया है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे 4 है तो हम क्या बोल देंगे, ये ऑड नंबर नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इन अ सिंगल टॉस ऑफ 2 coins साइमल्टेनियसली लेट द आउटकम ऑफ द ट्रायल बी HT, हेड ऑन द फर्स्ट एंड टेल ऑन द सेकेंड, एंड HT as outcome we can say that each of the following happened: getting exactly 1 head, getting exactly 1 tail, getting exactly 1 head and tail। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, इन अ सिंगल टॉस ऑफ 2 coins साइमल्टेनियसली। अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें, 2 कॉइन लिए एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो ये हेड, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, हैविंग HT एज एन आउटकम वी कैन से दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैज हैपेंड। हम कहेंगे ये फॉलोइंग इवेंट हुए हैं। क्या हुए हैं, एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही। हम ये कह सकते हैं इसको एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए हमने कॉइन को टॉस किया, क्या किया, कॉइन को टॉस किया एक साथ, और मान लीजिए आउटकम कितना आया, पहले कॉइन में हेड आया दूसरे में टेल आया। ठीक है, तो हेड ऑन द फर्स्ट, हेड ऑन द फर्स्ट एंड टेल ऑन द सेकेंड। मान लीजिए हेड ऑन द फर्स्ट हो गया एंड टेल ऑन द सेकेंड हुआ। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हम बोल सकते हैं कि ये फॉलोइंग इवेंट हुए हैं। कौन सा फॉलोइंग इवेंट हुआ है बेटा, हम बोल सकते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। हम क्या बोल सकते हैं, ये इवेंट हुआ है गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें एक ही हेड आया है, बिल्कुल सही बात है। हम ये भी कह सकते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, एक ही टेल आया है, बिल्कुल सही बात है। ये भी कह सकते हैं गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड 1 टेल, एक हेड और एक टेल आया है, बिल्कुल सही बात है। However, on the basis of the same outcome, one can also say that following event not happened। इस आउटकम के हिसाब से ये भी कह सकते हो, ये कह सकते हो एक हेड आया है एक टेल आया है, एक हेड आया है, हाँ एक हेड आया है। आप ये कह सकते हो एक टेल आया है, हाँ एक टेल आया है। ये भी कह सकते हो एक हेड आया है एक टेल आया है, हाँ एक हेड आया है एक टेल आया है, बिल्कुल कह सकते हो।
ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं। क्या नहीं हुई हैं? आप ये भी कह सकते हो कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं। क्या नहीं हुई? गेटिंग बोथ हेड, दोनों में हेड नहीं आया है। गेटिंग बोथ टेल, दोनों में टेल नहीं आया है। हाँ, नहीं आया है। तो ये कह सकते हो कि ये चीज़ें नहीं आई हैं, दोनों में हेड नहीं आया है, दोनों में टेल नहीं आया है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों में हेड नहीं है और दोनों में टेल नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं। आगे चलिए, आगे लिखिए। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, हेडिंग डाल लीजिए बेटा। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, EMPERICAL, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? लेट देयर बी एन ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट and A be an event associated to it such that A happen in M trial, then empirical probability of happening of an event A is denoted by probability of A is equal to M by N। नहीं समझे आप? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आपके फेवर में कितने आउटकम हैं और कितने आउटकम आ सकते हैं, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी इवेंट की बेटा, अगर हमें क्या करना है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ये इवेंट ए है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है बेटा, काहे की प्रोबेबिलिटी निकालना है? ये इवेंट होने की अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं बताइए? कोई भी इवेंट है, ठीक है, अब उसके होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसको क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आपके फेवर में कितने हैं और कितने पॉसिबल आ सकते थे। क्लियर है बेटा? तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप जो चाहते हो आपके फेवर में कितने आए हैं और कितने पॉसिबल आ सकते थे। आप जो चाहते हो आपके फेवर में कितने हैं बटे कितने पॉसिबल आ सकते थे। ठीक है बेटा? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए इसको। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है और 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर होती है। देखिए ये किसकी तरफ मुंह घुमा है? ई की तरफ। जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है वो बड़ा होता है। ई की तरफ मुंह घुमा यानी ई बड़ा है। ई बड़ा है 0 से या बराबर है और 1 से छोटा है या 1 के बराबर है। छोटा क्यों है?
क्योंकि एक की तरफ मुंह नहीं घूमा है। ई की तरफ मुंह नहीं घूमा है, यानी ई छोटा है किससे, एक से, या एक के बराबर है। तो किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है। और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। ठीक है। ठीक है। कैसे? मान लीजिए एक डाइस को आपने थ्रो किया। सपोज यू थ्रो अ डाइस। ठीक है, एक डाइस को आपने थ्रो किया। अब हमने बोला 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 7 से छोटे नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 7 से छोटे नंबर 6 हैं। और पॉसिबल कितने हो सकते थे? वो भी 6 हैं। तो 6/6 प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। ठीक है। हमने बोला 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 7 से बड़े तो एक भी नंबर नहीं है। और पॉसिबल कितने हो सकते थे? 6। तो 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि 7 से बड़े नंबर आपके फेवर में है ही नहीं, एक भी नहीं है। 7 से बड़े नंबर डाइस के थ्रो करने में आएगा नहीं। तो अधिकतम प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 आ सकती है। हमने बोला इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर 3 होते हैं, 2 4 6। और पॉसिबल कितने हो सकते हैं? 6। तो 1/2 तो कितना आ गया? 0.5। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, या उसके बीच में रहेगी, यानी 0 और 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पे लिख लें हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए एक इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। देखिए ए इसकी तरफ मुंह घूमा है, ए की तरफ मुंह घूमा है, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है। यहाँ पे 1 की तरफ मुंह नहीं घूमा, यानी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है। जिसकी तरफ मुंह घूमा होता है वो बड़ा होता है। तो ए की तरफ मुंह घूमा, यानी वो जो है ए 0 से बड़ा है। ए की तरफ मुंह घुमा, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 0 से बड़ी है। यहाँ 1 की तरफ नहीं घुमा, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 से छोटी है। जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है वो बड़ा होता है। यहाँ 1 की तरफ घुमा, यानी 1 बड़ा है। यहाँ ए की तरफ मुंह घुमा, यानी ए बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होगी? 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 1 होगी या 1 से छोटी होगी। लिख लीजिए। Thus the probability of happening of event lies between 0 and 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये इवेंट मान लेते हैं, कितना है? 1। तो हम बोलेंगे वो इवेंट श्योर है, मतलब होना ही होना है। तो हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। नहीं समझे आप? जैसे हमने बोला 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो 7 से छोटे नंबर कौन कौन हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो सकते हैं, और पॉसिबल भी 6 ही है आना। तो ये तो श्योर है, होगा ना इतना। तो ये तो श्योर है कि होगा ही होगा। नहीं समझे आप? ये तो श्योर है कि 7 से छोटे नंबर पूरे मिलेंगे। नहीं समझे?
श्योर का मतलब, श्योर इवेंट मतलब समझिए, श्योर इवेंट जिसके 100% चांस हो होने के। तो 7 से छोटे नंबर तो पूरे के पूरे होंगे, और अगर पूरे के पूरे आ रहे हैं यानी वो इवेंट श्योर इवेंट कहलाएगा। श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट कहते हैं, सर्टेन इवेंट भी कहते हैं। श्योर इवेंट इज ऑल्सो नोन एज सर्टेन इवेंट, इसको लिख लीजिए। श्योर इवेंट इज ऑल्सो नोन एज सर्टेन इवेंट। तो चलिए, श्योर इवेंट कब कहलाएगा बेटा? श्योर इवेंट कब कहलाएगा? कोई इवेंट अगर किसी इवेंट के 100% चांस है होने के तो श्योर इवेंट कहलाएगा, और अगर 100% चांस नहीं है तो वो नहीं, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर इवेंट, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्योंकि हमने बोला 7 से बड़े नंबर ले आओ डाइस को थ्रो करके, तो 7 से बड़े नंबर आना इम्पॉसिबल है, तो 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 7, तो 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। 7 से बड़े नंबर आ ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इवेंट क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। लिख लीजिए, ये इवेंट होना इम्पॉसिबल है। हाँ, 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 7, देखिए n की तरफ मुंह नहीं घुमा है यानी n छोटा है, किससे छोटा है? 7 से। तो 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 से छोटे नंबर तो सभी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। 7 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 7 से बड़े आ ही नहीं सकते, तो इम्पॉसिबल है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इम्पॉसिबल, और किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो श्योर। ये तो श्योर होना ही होना है कि 7 से छोटे नंबर तो एग्जिस्ट करेंगे ही, 7 से छोटे नंबर आ सकते हैं ना, 7 से छोटे नंबर बहुत सारे होते हैं, 7 से छोटे नंबर तो सभी होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो श्योर है आना, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए वो श्योर है, और 7 से बड़े पॉसिबल नहीं है, तो 7 से बड़े जब पॉसिबल नहीं है तो ये इम्पॉसिबल हो गया, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आए वो इवेंट संभव ही नहीं है, तो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। ठीक है, थ्रू आउट दिस चैप्टर वी विल बी फाइंडिंग एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, दो वी राइट प्रोबेबिलिटी फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, लिखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, चलिए हेडिंग डालिए। अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, एक कॉइन को 500 बार टॉस किया गया, हेड कितनी बार आया? हेड आया 240 बार, टेल कितनी बार आया? 260 बार। अब आप बताइए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट। लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच इवेंट, हर इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 240, और टोटल कितने हैं? 500 बार टॉस किए हो ना, तो आपके फेवर में तो आप हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। हेड 240 बार आया है, और टोटल कितने बार टॉस किए थे? 500 बार। 500 0 0 कट गया, तो ये आ गया 24/50।
इसको डिवाइड किए आया 0.48। टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, टेल कितनी बार आ सकता है? टेल कितनी बार आया है? 260 बार। और आ कितनी बार सकता था? 500 बार टॉस की हो तो 500 बार भी आ सकता था। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आपके फेवर में कितने हो, कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ गया बेटा? 26/50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा 0.52। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर मैं ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ता हूँ तो हेड आना कितनी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.48। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.52। दोनों को जोड़े वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो हेड आना, और ये क्या है? टेल आना मतलब हेड ना आना। तो हेड आना और टेल आना मतलब हेड ना आना। हेड ना आना मतलब एच बार, इसकी वैल्यू 1। देखिए टेल आना मतलब हेड ना आना, हेड ना आना मतलब हेड के ऊपर बार लगा दीजिए। हेड के ऊपर बार लगा दिए मतलब हेड का ना आना। तो हेड का आना और उसका ना आना दोनों के प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। तो किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। तो किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। तो देखिए हेड के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और टेल के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। टेल के होने मतलब हेड के न होने, तो हेड के ना होने की प्रोबेबिलिटी और हेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लें। तो किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के न होने के ऊपर, इसके ऊपर बार लगा दिए मतलब उस इवेंट के न होने। तो किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ हमेशा 1 होता है। किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के न होने, ये इवेंट है उसके ऊपर बार लगा दीजिए मतलब वो इवेंट नहीं हो रहा है। किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है। इसको याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। तो किसी इवेंट के होने और उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है।